हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं ना बच्चों को 12th क्लास के अंदर, तो एक बात लिखाते हैं कि आवेश अचर होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। याद आया आपको? आवेश अचर होता है, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर कोई आवेश है, आप इसको कितनी भी स्पीड से भगाओ, इसका आवेश चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाली सारी कहानी फोटोन के लिए है, और ये जो अपन कहानी लिख रहे हैं, ये सारी कहानी द्रव्य तरंगों के लिए। क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में डिफरेंस पता होना चाहिए। इधर देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने बार बार बोला है, एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द क्लास। क्लास में आने से पहले मन बना के आया करो कि अब मुझे 2 घंटे शांति से पढ़ना है, 1.5 घंटे शांति से पढ़ना है। फिर जब क्लास एंड होती है, फिर अगले 2 मिनट में फिर से खुद को याद दिलाया करो, मुझे अब 1.5 घंटे और शांति से पढ़ना है, फोकस के साथ में पढ़ना है। क्या हम लिथियम 2+ के लिए बोर का कंसेप्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्या हम कार्बन 5+ के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। उसके लिए भी क्या लग सकता है? बोर का नियम लग सकता है। कोई दिक्कत, सारे फॉर्म में लग सकते हैं। हेलो, हाँ जी बच्चों, तो हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ रहे थे, डी ब्रोगली की परिकल्पना को पढ़ रहे थे। वहां से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि डी ब्रोगली ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि जैसे आपका तरंग है, तरंग के अंदर कण का गुणधर्म होता है, जिसके बारे में प्लैंक सर ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही अगर एक कण है तो वो कण भी तरंग की तरह काम कर सकता है ना। जब एक कण तरंग की तरह काम करता है तो वो द्रव्य तरंग बनता है, और उस द्रव्य तरंग का जो लैम्बडा है वो डी ब्रोगली लैम्बडा कहलाता है। लैम्बडा डी उसको बोलते हैं, एंड दैट इज h/mv, जहां पे m द्रव्यमान है उस कण का और v वो वेग है जिस वेग से वो कण चल रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात और बोली थी कि ये चीज जो है ना, जिसके लिए बात कर रहे हैं, ये सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है। अगर आप किसी बड़े कण के ऊपर देखेंगे तो फिर लागू नहीं होगा। अभी आप इसको चेक भी कर लेंगे आज की क्लास में। ये किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लागू होता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो लैम्बडा दिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको बाद में डेविसन और जर्मर उन्होंने भी वेरीफाई किया, है ना। आप इलेक्ट्रॉन गन एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे क्लास 12 सेकंड पार्ट के अंदर, वहां आप सीखोगे कि उन्होंने भी इसको वेरीफाई किया। और जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से लैम्बडा निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वही लैम्बडा निकल करके आया जो लैम्बडा इनके फॉर्मूले से आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूल नेचर है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, उसको हम काइंड ऑफ वेरीफाई कर पाए। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? रिवीजन करके आए हो? पक्का रिवाइज करके आए? अच्छा, थोड़ा सा हम इसको और भी तरीके से करके देखने की कोशिश करते हैं। अगर अपन फोटोन के लिए देखें, फोटोन के लिए फोटोन समझते हो ना? वेव की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, फोटोन की बात कर रहे हैं। तो फोटोन के लिए आपको पता है एनर्जी कैसे होती है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है? हाँ सर, वो h इंटू म्यू, जहाँ म्यू को अपन लिख सकते हैं c/λ, रिमेंबर। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हो गया hc/λ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोटोन की बात कर रहा हूँ। फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी का छोटा सा पार्टिकल है फोटोन, उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने साइंस जब भी ली होगी या साइंस नहीं भी ली होगी, उससे पहले भी आपको ये पता होगा ना कि आइंस्टीन सर ने एक मास एनर्जी का रिलेशन दे रखा है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पता है आपको? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में जानते हो? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc²। E = क्या है? mc²। अच्छा, तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी है, ये आइंस्टीन का मास एनर्जी संबंध है। अगर अपन इन दोनों को आपस में कंबाइन करें, बराबर करें, तो कैसे निकल के आएगा? E = mc² = hc/λ। तो अगर आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हो तो यहां से लैम्बडा कितना आएगा? h/mc। तो कहीं ना कहीं हम इसको डी ब्रोगली साहब के जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रूफ के रूप में देख सकते हैं क्या? कि जो डी ब्रोगली ने बोला कि E = जो अपना लैम्बडा होता है वो h/p के बराबर होता है या h/mv के बराबर होता है, तो इन्होंने जो बात बोली कहीं ना कहीं उसका प्रूफ हो गया ये। पर हाँ, एक बात याद रखें, जो भी मैंने प्रूफ किया है ये किसको ध्यान में रखते हुए किया है? फोटोन को ध्यान में रखते हुए किया है। समझ रहे हो? यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें m क्या है? m क्या लेने वाले हम आने वाले समय में? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या लेने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन का वेग। यहां पर जो दिख रहा है ये जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा किसके लिए है? ये फोटोन के लिए है। यहां पे आपको ये जो दिख रहा है c, ये फोटोन का स्पीड है।
यहाँ पे जो आपको m दिख रहा है वो फोटोन का द्रव्यमान है, और वैसे आपको पता है फोटोन का द्रव्यमान तो होता नहीं है, ये फोटोन का गतिक द्रव्यमान है। अच्छा, अब कहानी छिड़ी गई है तो हमें एक बात और करनी पड़ेगी, करते हैं। आपको एक बात पता है कि अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m नॉट है, जब वो रुकी हुई है, अगर उसको हम चलाना शुरू करें तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ये बात पता है आपको? मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बात पता होगी, क्योंकि आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ी होगी ना। मैं यहां से जो कुछ भी बोलूंगा ना उसको बस सुन लेना, ज़्यादा दिमाग में चलाना। क्वांटम फिजिक्स के आगे की बात कर रहा हूं मैं। मेरे मुंह से निकल गया है तो मुझे लिखना पड़ेगा, अब मैं रुक नहीं सकता। तो बता रहा हूं आपको, ऐसे ही समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट एक फैक्ट की तरह नोट कर लेना। आइंस्टीन की एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत शानदार चीज है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे, आपके कोर्स में नहीं है वैसे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि अगर m नॉट द्रव्यमान है किसी वस्तु का, रुका हुआ द्रव्यमान, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसका जो द्रव्यमान है वो m नॉट है मान लेते हैं। तो जब वो वस्तु चलना शुरू करेगी v स्पीड से, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां c है स्पीड ऑफ लाइट, जिसके बारे में आप जानते ही हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं ना बच्चों को 12th क्लास के अंदर, तो एक बात लिखाते हैं कि आवेश अचर होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। याद आया आपको? आवेश अचर होता है, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर कोई आवेश है, आप इसको कितनी भी स्पीड से भगाओ, इसका आवेश चेंज नहीं होगा। अगर इसके ऊपर 10 कूलाम आवेश है तो वो 10 कूलाम का 10 कूलाम ही बना रहेगा, तो इसको बोलते हैं आवेश अचर है। आपको याद आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ऐसा पढ़ा था? अच्छा, द्रव्यमान के लिए हम ये बात नहीं बोल सकते। जैसे मान लो मैं हूं, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर का द्रव्यमान मान लो 10 ग्राम है। अगर मैं इस मार्कर को भगाऊंगा तो अगर मेरा v बहुत कम है, इसकी स्पीड बहुत कम है, देखो अगर इसकी स्पीड बहुत कम होगी तो क्या होगा, अगर ये वाली वैल्यू बहुत कम हुई, ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी, तो 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 में से बहुत छोटी संख्या को घटाएंगे तो लगभग 1 के बराबर ही आएगा। 1 के बराबर आएगा तो 1 का भाग लगेगा तो m नॉट और m आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको चलाता हूं, भगाता हूं, तो इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लाइट की स्पीड पता है ना आपको कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या आप एक मार्कर को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक सकते हो क्या? नहीं ना। आप तो इसको कैसे फेंक पाओगे? मुश्किल से आप इसको फेंक पाओगे, अगर बहुत दम लगा लोगे, अच्छा खाना वाना खा के फेंकोगे तो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे ज़्यादा क्या फेंकोगे? 3 लाख किलोमीटर है। तो अगर v बहुत कम हुआ, v अगर बहुत कम है तो c के सामने तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी, 1 में से बहुत छोटी वैल्यू कम होगी, तो लगभग m नॉट के बराबर आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में अंकित क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इस मार्कर को फेंक रहे हैं ना तो इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है। पर अगर सोचो आप लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच गए तो क्या होगा? आपने इस मार्कर को लाइट की स्पीड से फेंक दिया तो क्या होगा? तो अगर आपने इस मार्कर को लाइट की स्पीड से फेंक दिया तो लगभग v c के बराबर हो गया। अगर v c के बराबर हो गया तो v और c यहाँ 1 आ गया, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, किसी में 0 का भाग लगता है तो क्या आता है? इन्फिनिटी। मतलब फिर मार्कर का द्रव्यमान बढ़ता 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 क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो वैसे ये बात सही है कि अगर कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m नॉट है, अगर वो प्रकाश की चाल से चले तो उसका द्रव्यमान बढ़कर के अनंत हो सकता है। ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अच्छा, तो यहां पर ये जो m है ना, मैं आपको इसलिए समझा रहा था, ये जो m है ये है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। जब फोटोन चल रहा है तो उसका जो द्रव्यमान है वो है ये। तो वो गतिक द्रव्यमान कहां से आया? फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, मतलब फोटोन जब रुका हुआ रहेगा तो उसका मास 0 होगा, ठीक है। पर आप बोलोगे सर वो चल रहा है तो उसके पास द्रव्यमान कहां से आ गया? इस फॉर्मूले से आ गया। जब फोटोन चलता है तो अच्छी खासी स्पीड से चलता है तो उसके पास द्रव्यमान होता है। तो ये जो m आपको दिख रहा है फोटोन का गतिक द्रव्यमान है। c क्या है? c ऑब्वियसली बात है फोटोन का वेग है जिससे वो चल रहा है। और m इंटू सी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग को क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान इंटू वेग को बोलते हैं संवेग। तो ये mc क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा फोटोन का संवेग।
तो मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि फोटोन के संदर्भ में जब हमने निकाला तो फॉर्मूला इससे मैच कर गया। वो पढ़ाते पढ़ाते हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में घुस गए, वो एक अलग बात है। नोट कर लो यहाँ तक। मैं आपको हर एक टॉपिक के लास्ट में बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, तो बस आपको वो याद रखना है। जब ट्रस्ट नहीं रहा है तो मतलब अब एनटीए के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ सकते हम। तो इसलिए अब सब कुछ ही पढ़ाया जाएगा आपको ना। एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, मिला जुला के बात इतनी सी है। तो थोड़ा खुद से भी मेहनत करनी है आपको, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऊपर से जा रही है तो थोड़ा खुद से भी मेहनत करनी है। अच्छा, अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हम दो चीज़ें समझे अभी अभी, उन दोनों को एक बार वापस से देखते हैं। अभी अपन ने फोटोन के लिए कुछ देखा, फोटोन के लिए हमने देखा कि फॉर्मूला ऐसे आ रहा था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन में एम सी। साथ साथ बोलते हुए चल सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज क्या है। लैम्बडा क्या है, ये लैम्बडा क्या है, या फिर मैं यहां पे बोलूं ये वाला लैम्बडा क्या है। ये लैम्बडा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोन था। उस फोटोन के लिए आपने ये इक्वेशन बनाई, उसके लिए आपने लैम्बडा निकाला। तो ये जो लैम्बडा है ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग दैर्घ्य। तो ये लैम्बडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग दैर्घ्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो लैम्बडा है ये है EMW की तरंग दैर्घ्य। सही है, एक क्लियरिटी तो ये आनी चाहिए। अच्छा, P क्या है यहाँ पे, P यहाँ पे संवेग है, किसका, फोटोन का संवेग है। जो संवेग जो फोटोन चल रहा है उसका संवेग है, या फिर आप इसको लाइट का संवेग भी बोल सकते हो, क्योंकि फोटोन किससे जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है। तो फोटोन का संवेग बोलना या लाइट का संवेग बोलना एक ही बात है। तो P क्या है, P है फोटोन या लाइट का संवेग। लाइट मतलब वो EMW। संवेग भी कौन सा, रेखीय संवेग। दो तरह के संवेग होते हैं, हम रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं। अच्छा, और C क्या है, लाइट की स्पीड। M क्या है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। तो ये सारी बात हमने किसके लिए की है, फोटोन के लिए की है। अच्छा, द्रव्य तरंगों के लिए अपन ने क्या सीखा, द्रव्य तरंगों के लिए क्या सीखा, मतलब फॉर मैटर वेव अपन ने क्या देखा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा डी बराबर H अपॉन में mv। यहां पे क्या क्या है, अगर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चलती है तो वो जो तरंग बनेगी उस तरंग का जो लैम्बडा होगा वो है ये। तो ये क्या है, ये है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लिख लो साथ साथ भले, ये है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। और वास्तव में ये तरंग दैर्घ्य किसकी है, ये द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य है ना। यहां पे जो m इंटू वी है वो क्या होगा, जो कण आपका चल रहा है, ये कण है ना आपका, ये जो कण चल रहा है उस कण का द्रव्यमान है। तो m क्या है, कण का द्रव्यमान, और बच्चों v क्या है, कण का वेग।
ऐसे। तो ऊपर वाली सारी कहानी फोटोन के लिए है और ये जो अपन कहानी लिख रहे हैं ये सारी कहानी द्रव्य तरंगों के लिए। क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, m इंटू वी क्या है? रेखीय संवेग, तो उसको हम p लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्बडा d इज इक्वल्स टू h अपॉन पी। ये हो जाएगा कण का रेखीय संवेग। कण का रेखीय संवेग। अच्छा, अगर हम लोग लैम्बडा और पी के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, सोचो। लैम्बडा डी और पी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? यहां से आप देख पा रहे हो एच तो कांस्टेंट है, तो लैम्बडा डी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। तो लैम्बडा डी अगर पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इंग्लिश मैथ्स में पढ़ाता ही हूं तो मुझे इसकी हिंदी अभी ध्यान नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक और बात, कैसे भी बोल सकते हैं अपन इसको कि लैम्बडा डी इंटू पी बराबर कांस्टेंट है। कैसे? लैम्बडा डी इंटू पी बराबर एच है और एच क्या है? कांस्टेंट। तो या तो ऐसे बोलो कि लैम्बडा डी इंटू पी कांस्टेंट है, या फिर ऐसे बोलो कि लैम्बडा डी पी के व्युत्क्रमानुपाती। एक ही बात है। दोनों ही केस में जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम थोड़ा बहुत सूत्र के साथ खेलने की कोशिश करते हैं कि हम सूत्र के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो सूत्र है हमारे पास लैम्बडा डी बराबर एच अपॉन में एम वी। हम कोशिश करते हैं कि इस सूत्र को गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकें, है ना। साउंड क्लियर है बेटा? हाथों पकड़ना। साउंड क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? कुछ बच्चों को साउंड का इशू आ जाता है कभी कभी, वो आपके एप्लीकेशन का इशू हो सकता है, तो एक बार बैक जा सकते हो। या और भी दिक्कत हो रहा है तो जो नॉर्मल लाइव है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारी सुविधाएं हैं आपके पास। तो लैम्बडा डी बराबर एच अपॉन एम वी हम गतिज ऊर्जा के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे लिख पाएंगे देखना। लैम्बडा डी बराबर है, अच्छा ऐसे देखो, गतिज ऊर्जा के को कैसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक काम करें, अपन m से गुणा कर दें, m से भाग लगा दें। तो m से गुणा कर दें, m से भाग लगा दें। कर सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एम वी आ जाएगा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखें तो m इंटू वी का मान अपन यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह पे। तो जो एम वी का मान है वो पुट करेंगे तो लैम्बडा डी का मान कितना आ जाएगा? लैम्बडा डी का मान आ जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 2m के। ये एक फॉर्मूला और है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे भी कर सकते हैं। आपको याद है क्या कि अगर कोई गतिशील आवेशित कण है, मतलब जैसे एक कण है, जो कण Q आवेश है, मान लेते हैं ये Q आवेश है, ये कण है, हमने V पोटेंशियल लगाया। कितना पोटेंशियल लगाया? V पोटेंशियल लगाया। V पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस। V पोटेंशियल डिफरेंस लगा के हमने इसको वेग V प्रदान किया। तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी जो इसके अंदर है वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और वो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, ये जो विभवांतर लगाया है, इसने इसके ऊपर कुछ कार्य किया
और जो कार्य किया उसके कारण गतिज ऊर्जा आई है। हम पहले भी कर चुके हैं इस चीज को। तो वो कार्य कैसे लिखते हैं? विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर क्या होगा? आवेश इंटू विभवांतर। तो कितना आवेश है? Q। विभवांतर कितना दिया है? कैपिटल V। तो ये जो आपने कार्य किया है Q इंटू कैपिटल V, ये इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो हम लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर Q इंटू कैपिटल V। मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला बताया था और एक बात बोली थी कि याद रखें, इसमें V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V जो है वो विभवांतर है जो लगा करके आपने आवेश को त्वरित किया है, और ये जो V है ये स्पीड है, ये कण का वेग है। हाथ ऊपर करेंगे, ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? काइनेटिक एनर्जी लिखना पोटेंशियल पढ़ने के बाद में। कुणाल याद नहीं आया आपको? देखो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य इंटू आवेश। तो अगर आपने ऐसे विभवांतर लगा रखा है, यहाँ पे आपका कण बिल्कुल रेस्ट पे था, रुका हुआ था, आपने विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने से इस विभवांतर ने इसके ऊपर कार्य किया। कैसे? विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश। अगर विभवांतर V लगाया, आवेश Q था, तो कितना कार्य किया गया? Q इंटू V। उस कार्य Q इंटू V ने इस इलेक्ट्रॉन को चलाना शुरू किया, जिससे इसके अंदर गतिज ऊर्जा आई। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? Q इंटू V के बराबर लिख सकते हैं। ऐसा है। युवांग ठीक है ना? आसान है। बागचंद ठीक है? अच्छा, तो फिर एक काम करें, काइनेटिक एनर्जी अगर अपन ये वैल्यू पुट करें तो यहां पुट करें तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्बडा डी इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, और काइनेटिक एनर्जी अपन रख देंगे Q इंटू कैपिटल V। बस इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले में एक ही समस्या है कि बच्चा भूल जाता है कि कैपिटल V क्या है। कैपिटल V पता होना चाहिए। कैपिटल V का मतलब है वह विभवांतर जिससे आवेश Q को, वह विभवांतर जिससे आवेश Q को त्वरित किया गया है, वह विभवांतर जिससे आवेश Q को त्वरित किया गया है, यह है कैपिटल V। तो हमें कैपिटल V को भूलना नहीं है कि कैपिटल V क्या चीज है, अदरवाइज ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। और Q क्या है? यहां पे Q है आवेश, कण का आवेश। ऐसा है। चलो लिख लो। लिख लिया? अच्छा एक बात छोटी सी और, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डी ब्रोगली साहब का जो कंसेप्ट है ना, या इनकी जो भी बातें हैं, ये सारी किसके ऊपर लगती हैं? ये सूक्ष्म कणों के ऊपर लगती है, मतलब माइक्रोस्कोपिक कणों के ऊपर लगती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, इनके ऊपर लगती है। कोई बड़ा कण हो ना, जैसे कि ये मार्कर, इसके ऊपर नहीं लगेगी, जैसे कि बॉल, उसके ऊपर नहीं लगेगी। ऐसा क्यों, उसको समझेंगे, पर पहले लिखते हैं। देखो डी ब्रोगली का कंसेप्ट, अपनी भाषा अपने नोट्स, डी ब्रोगली का कंसेप्ट सूक्ष्म कणों सूक्ष्म कणों सूक्ष्म कणों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, एटम, एक्सेट्रा, है ना। तो डी ब्रोगली का कंसेप्ट सूक्ष्म कणों अर्थात माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, एक्सेट्रा आदि के लिए
मान्य है। यह बड़े कणों को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यह बड़े कणों, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैध नहीं है, वैध नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्राप्त लैम्ब्डा को, क्योंकि उनके लिए प्राप्त लैम्ब्डा को प्रायोगिक तौर पे, प्रायोगिक तौर पे वेरीफाई करना संभव नहीं है ना। प्रायोगिक तौर, अभी समझेंगे अपन इसको, प्रायोगिक तौर पर वेरीफाई करना संभव नहीं है। जैसे आपको बताऊं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एच अपॉन वी। अब होगा क्या ना, जैसे ये कण है, बड़ा कण है, जैसे मार्कर है, बॉल है, तो उसके लिए क्या होगा? m का मान बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर m का मान बहुत ज़्यादा होगा तो लैम्ब्डा का मान बहुत कम होगा, और लैम्ब्डा का मान बहुत कम होगा तो हम प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो लैम्ब्डा है वो किस, ये जो लैम्ब्डा है वो किस तरंग के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आप लिखना बंद कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जब अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो जो लैम्ब्डा निकल करके आता है वो लैम्ब्डा एक्स किरणों की रेंज में आता है। तो हम ये समझ पाते हैं कि हाँ यार, जो लैम्ब्डा आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वो एक्स किरणों के आसपास आ रहा है। तो प्रैक्टिकली वेरीफाई करना आसान है, क्योंकि जो लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन के निकल करके आ रहा है उस लैम्ब्डा की तरंग हमारे पास है, जैसे कि एक्स किरणें। अब जो बॉल है, उस बॉल को अपन ने फेंका, उसके लिए कोई लैम्ब्डा आया, तो वो लैम्ब्डा हमारे पास जो निकल के आ रहा है उसकी कोई तरंग नहीं है हमारे पास, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते अंकित। ये प्रॉब्लम है। निशा, बात समझ आ रही है कि जो लैम्ब्डा निकल करके आ रहा है, अगर वो लैम्ब्डा हमारे पास जो तरंग है उसके लैम्ब्डा से मैच कर जाए तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर पाएंगे प्रतीक। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है अगर कोई बड़ा कण लेके चल रहा है, जैसे कि फुटबॉल ले लिया, बॉल ले लिया, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। लॉट्स ऑफ थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी है, बट सब कुछ सिस्टमैटिक है। आप लिखते चलें, पढ़ते चलें, दिमाग में रखें। ये लिखो, फिर एक सवाल भी करते हैं इसके ऊपर। लैम्ब्डा डी ले सकते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, नोटेशन सही रहेगा। चलो हो गया, चले अगले पेज पे। क्वेश्चन लिखिए, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, 100 ग्राम की बॉल को, 100 ग्राम की बॉल को 100 ग्राम की बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया है। एक 10 किलोग्राम की बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड से, 100 ग्राम की बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड फेंका गया है। द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। चलो करो ट्राई कि क्या हम इसके लिए निकाल पा रहे हैं क्या।
मैं कह रहा हूँ एच की वैल्यू चाहिए होगी ना, एच की वैल्यू ये 6.626 इंटू 10⁻34। आंसर आ गया, मुझे लगता है यही आ गया होगा, यही वैल्यू आ गई होगी आंसर के तौर पे, है ना। देखते हैं। तो लैम्बडा डी इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा डी इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तो यहाँ पे लैम्बडा डी निकालना है, एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, ऐसा ही मात्रक में रखना है ना, 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हट गया, आंसर कितना आ गया 6.626 इंटू 10⁻34। अब आप ऑब्जर्व करें कि मीटर में आएगा ना, आप ये ऑब्जर्व करें कि ये कितना छोटा वैल्यू है, 6.626 में भी 10⁻34 का भाग लग रहा है। तो ये इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य है कि इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इतनी सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य है, तो इतनी सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य को, इतनी छोटी, इतने छोटी तरंग दैर्घ्य को, मतलब इससे जुड़ी हुई कोई वेव अगर है भी तो हम प्रैक्टिकली इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लगता ही नहीं है, बॉल जैसे पार्टिकल लगेगा ही नहीं। इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य को प्रायोगिक रूप में वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम इसको प्रायोगिक रूप में वेरीफाई कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो बड़े कणों के लिए लैम्बडा डी बिल्कुल मतलब इनसिग्निफिकेंट है, वो मतलब ही नहीं है उसका। तो बड़े कणों के लिए लैम्बडा डी का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात बड़े कणों के लिए लैम्बडा डी निरर्थक है, वहां उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आप कैलकुलेट कर भी लोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, अब हम कुछ सवाल लगाएं। यदि एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण को विरामावस्था से एक समान विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, एक समान विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, तब उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की, तुलना करें, तब उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की तुलना करें। ये सवाल है। तो हम प्रोटॉन और अल्फा कण को एक साथ त्वरित कर रहे हैं, तो आपको उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की तुलना करनी है। चलो करो। मतलब एक तरह से रेशियो निकालना है आपको, लैम्बडा डी प्रोटॉन के लिए अनुपात लैम्बडा डी अल्फा कण के लिए, ये कितना होगा वो निकालना है। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। मतलब अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो आपको ठीक लगता है, जब आपका आंसर आ जाएगा मैच कर लीजिएगा।
ये लीजिए, सवाल कैसे आएंगे हम वो देख रहे हैं। लगाओ दिमाग, फॉर्मूला लगाओ, सोचो क्या आंसर आया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इंफॉर्मेशन है क्या प्रोटॉन और अल्फा कण के बारे में, वो देख लेते हैं पहले। प्रोटॉन और अल्फा कण के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान और अल्फा कण के द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश होता है ई के बराबर, एक प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव ई के बराबर होता है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर, 2e के बराबर। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अल्फा कण का मतलब ये होता है हीलियम का नाभिक He2+। तो अल्फा कण वास्तव में क्या है? He2+ है। तो He2+ में आवेश कितना होगा? प्लस का 2e। द्रव्यमान की बात करें तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? अगर एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को अपन एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को अगर अपन mp बोल रहे हैं तो अपने हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान को आप लगभग बराबर ले सकते हो सॉल्व करते वक्त। तो अगर 4 प्रोटॉन है, 4 उसके अंदर द्रव्यमान संख्या आ रही है, हीलियम के अंदर नाभिक में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, संख्या कितनी आ रही है? 4। तो द्रव्यमान कितना हुआ? 4 इंटू mp, इतना द्रव्यमान होता है एक अल्फा कण के अंदर। तो क्या हमें अल्फा कण का आवेश और द्रव्यमान क्लियर है सभी को? प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान क्लियर है। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। तो लैम्ब्डा डी का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? लैम्ब्डा डी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम लैम्ब्डा डी का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला कौन सा है? H अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला ये रहा, कहा गया ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है वो देखो। इसके अंदर m चेंज हो रहा है और q चेंज हो रहा है, बस बाकी सब कुछ सेम है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, जैसे a बराबर a इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, फिर अंडर रूट आ रहा है बी सी और बी और सी चेंज हो रहा है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना a1 अपॉन a2 अपॉन a1, तो अंडर रूट में a और b नीचे आ रहे हैं तो a2 के सामने b1 आएगा, a1 के सामने b2 आएगा, a2 के सामने c1 आएगा, a1 के सामने c2 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आता होगा, है ना। चलो, तो यहां से हम कैसे कर पाएंगे? यहां से हम लैम्ब्डा डी किसके लिए निकालना है? लैम्ब्डा डी निकालना है अपन को प्रोटॉन के लिए। तो लैम्ब्डा डी प्रोटॉन के लिए डिवाइड बाय लैम्ब्डा डी किसके लिए? अल्फा कण के लिए, बराबर अंडर रूट में। अच्छा, इनवर्सली है तो प्रोटॉन के सामने किसका आएगा लैम्ब्डा? प्रोटॉन के सामने द्रव्यमान आएगा अल्फा कण का, अल्फा कण के सामने द्रव्यमान आएगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन के सामने आवेश आएगा अल्फा कण का, अल्फा कण के सामने आवेश आएगा प्रोटॉन का। ऐसे जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है सबको बस पुट करना है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो m ऑफ अल्फा कण कितना है? 4 इंटू mp डिवाइड बाय m ऑफ प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन mp ले लेते हैं, इनटू अल्फा कण का आवेश कितना है? अल्फा कण का आवेश होता है 2 इंटू ई डिवाइड बाय ये कितना है? इसका प्रोटॉन का आवेश हो गया E, mp से mp कट गया, E से E कट गया, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे लैम्ब्डा डी ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्ब्डा डी ऑफ He2 ऑफ हीलियम या फिर अल्फा कण, ये आ रहा है 2√2:1। तो 2√2:1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टमेटिकली सॉल्व करो दोस्तों, ढंग से सवाल करो, बनेगा सवाल। इतने बुरे नहीं हो सकते कि बने नहीं, हमारी अप्रोच बुरी जाती है सवाल को करने की। हाथ ऊपर करेंगे, समझ आ गया है?
चलो क्वेश्चन करेंगे। प्रोटॉन एवं अल्फा कण की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात बताएं। तरंग दैर्ध्यों का अनुपात बताएं यदि उनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं। यदि उनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर है। निपटाओ। गतिज ऊर्जाएं बराबर है। गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाओ, चेक कर लो। तो गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। ये गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला होता है ना। तो सवाल हमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो केवल m पे डिपेंड करेगा। तो लैम्बडा ऑफ फॉर प्रोटॉन एंड लैम्बडा ऑफ अल्फा कण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट आएगा। प्रोटॉन के सामने अल्फा कण का द्रव्यमान आएगा और अल्फा कण के सामने प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन के द्रव्यमान को mp लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2:1। तो आंसर आ जाएगा 2:1। सही है, बस ठीक है, सीख रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। अब हम एक चलते फिरते इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। तो हेडिंग लगाएं। गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्बडा का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन को मान लो एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है और उस इलेक्ट्रॉन को आपने v पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके v वेग तक त्वरित किया है, तो उसके लिए लैम्बडा कैसे लिखा जाएगा? लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2m/q इंटू वी, ऐसे लिखेंगे भाई। पोटेंशियल डिफरेंस का रूल जहां पर भी आएगा फॉर्मूला ये काम आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m/q इंटू वी। प्रवीण, क्लास में फोकस करेंगे बेटा, इधर देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने बार बार बोला है, एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन द क्लास। क्लास में आने से पहले मन बना के आया करो कि अब मुझे 2 घंटे शांति से पढ़ना है, 1.5 घंटे शांति से पढ़ना है। फिर जब क्लास एंड होती है, फिर अगले 2 मिनट में फिर से खुद को याद दिलाया करो, मुझे अब 1.5 घंटे और शांति से पढ़ना है, फोकस के साथ में पढ़ना है। खाने पीने की सामग्री लेके बैठा करो, जैसे पांडे जी बढ़िया खाते खाते पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, पर खाने में समोसे कचौड़ी लेके ना बैठे, उससे नींद आती है, ठीक है। और ये कोई पॉकीमोन का शो तो है नहीं, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंटेंट है, वॉल्यूम है सिलेबस का, तो हमको मतलब आराम से पढ़ना है। एट द सेम टाइम हमको हमारी जो डेप्थ है सब्जेक्ट की, उसको भी मेंटेन करना है। तो वो कब मेंटेन होगी? जब हम अलर्ट रहेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो काम की है, उससे हमसे एग्जाम में सवाल होंगे। और होता क्या है ना, जब हम बहुत छोटे थे 10th क्लास में, तो हमें सब्जेक्ट की वैल्यू का पता नहीं था। हम सोचते थे यार इतना से तो चैप्टर है 4, पढ़ लो इनको। वो 4 चैप्टर आप 40 बार पढ़ लो 10th क्लास के अंदर, 98 मार्क्स लेकर के आ जाओगे।
अब हमें समझ में आ रहा है कि जब से हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, तब से सर ने हमको केवल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अभी चल ही रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक सवाल आएगा 4 नंबर का, मोल कॉन्सेप्ट से कभी कभार एक सवाल आता है 4 नंबर का। मतलब अभी तो हमारी तैयारी 8 नंबर की हुई है, और उसके लिए हमको इतना पढ़ना पड़ा है। अभी तो पता नहीं कितना कुछ बाकी है। तो जब ऐसे देखोगे तो सिंसियरिटी अपने आप आ जाएगी। और इसमें भी अगर तुमने यहां से ध्यान देना बंद कर दिया तो सवाल के आने की संभावना इसके आगे के टॉपिक से ज्यादा है, अब तक तो और कम थी। तो अलर्ट हो जाओ एकदम, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करें। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 वैल्यू पुट करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वोल्टेज हमको नहीं पता कौन सा है, तो यहां से लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है। अब आप इस पूरी माथापच्ची को सॉल्व करना, उतना अपन को नहीं करना है। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो आपको याद रखनी है, 150/v अंडर रूट इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और सभी को पता है कि 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो लैम्बडा ई के लिए जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो है अंडर रूट 150/v एंगस्ट्रॉम। और ऑलवेज रिमेंबर दिस v इज पोटेंशियल, ये वेलोसिटी नहीं है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है जो आपने लगाया है, जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया है। पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ है। दूसरा, ये लैम्बडा किसके लिए है? ये लैम्बडा आपके इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। इस फॉर्मूले को और किसी के लिए अप्लाई करने की गलती नहीं करनी है। ये केवल इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको किसी और पे लगाने की बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। चलो अब एक सवाल करूं। उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अगर सवाल में सिंपल तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो भी चलेगा, है ना। डी ब्रोगली वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। वैसे इलेक्ट्रॉन है मतलब कण है, कण है मतलब कण के लिए द्रव्य तरंगी होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसे 75 वोल्ट से त्वरित किया गया है। 75 वोल्ट से त्वरित किया गया है, जिसे 75 वोल्ट से त्वरित किया गया है, जिसे 75 वोल्ट से त्वरित किया गया है। अच्छा, कैसा आएगा? लैम्बडा ई कितना? इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? 150/v एंगस्ट्रॉम। तो v कितना दे रखा है अपन को? 75। मतलब ये कितना आ गया? √2 एंगस्ट्रॉम। √2 का मतलब कितना हो गया? 1.414 एंगस्ट्रॉम। और मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लैम्बडा आ रहा है, ये लैम्बडा इतना है कि हम इसको कंपेयर कर सकें। ये जो वास्तव में आ रही है ना तरंगदैर्घ्य, ये लगभग एक्स रे की तरंगदैर्घ्य होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब तरंग बनता है तो वो जनरली किसकी तरह बर्ताव करता है? एक्स रे की तरह बर्ताव करता है। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं। तीन 3000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश
3000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु से टकराता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। चलो हो जाओ मुन्ना, शुरू करिए। बच्चे एनआईओएस बोर्ड के लिए सोच रहे हैं ना, मैं भी वही देख रहा था, जुलाई 31 के आसपास लास्ट डेट रहेगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सफिशेंटली पहले मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, सवाल को देखते हैं, दिल पे नहीं लेना, होता है नहीं होता है चलता है। अभी हम फोकस करते हैं सवाल सीखने पे। ये क्लासरूम एग्जाम्पल्स है ना, ये आपको जज करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? अब ये इसमें सवाल अच्छा बन जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट मिक्स किए हुए हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर मिक्स है और एक इसमें डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट भी मिक्स है। चलो देखो, 3000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु से टकराता है, अच्छी बात है। तो जो आपकी धातु की सतह है उससे जो प्रकाश टकरा रहा है, जो फोटोन टकरा रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है? Sc अपॉन लैम्बडा, सही है। तो Sc अपॉन लैम्बडा का प्रकाश अपन ने फेंका, उसमें से जितना कार्यफलन था वो हट जाएगा और बची हुई ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में दिखाई देगी। क्या ये सही है? अब वो आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। याद करो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला था कितना प्रकाश दिया है माइनस कितना कार्यफलन है, तो म्यू को तो लिखा है C अपॉन लैम्बडा। अच्छा एक बात और बताओ, यहां पे कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में H इंटू सी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में H इंटू सी होता है 12400, तो 12400 अपॉन लैम्बडा कितना है? 3000 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 2। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ चुकी है? यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ चुकी है? सॉल्व कर लेंगे इसको। 4.13 माइनस 2, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ चुकी है। ये 12400 वाली बात याद है ना आपको? ये फॉर्मूले बनाए इसलिए आपको, मतलब ऐसे वैल्यू लिख के इसलिए दी ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सको। अब यहां से सवाल करने के दो मेथड निकल के आते हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि लैम्बडा निकालने का एक तरीका हो जाएगा थोड़ा सा लेंदी, H अपॉन √2m(k). H हो गया 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34 डिवाइड बाय √2, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी आ गई 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां पुट करते वक्त आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा भी करना पड़ेगा।
इसको अगर वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 2.13 इंटू इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट में कन्वर्ट करके ही तो वैल्यू पुट करोगे, ताकि लैम्बडा जो है वो मीटर में निकल करके आए। ऐसे बोल रहा हूं मैं, ताकि लैम्बडा किस में निकल करके आए, मीटर में निकल करके आए, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। एक तरीका ये है। सबको समझ में आया तरीका? गुड। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, मतलब जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी उससे। मेथड नंबर 2 में क्या है, एक छोटी सी बात बताओ, है ना, एक छोटी सी बात बताना। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको प्राप्त करने के लिए पोटेंशियल कितना होगा? मैंने पढ़ाया था, सवाल भी करवाया था। अगर काइनेटिक एनर्जी 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितने पोटेंशियल से इस काइनेटिक एनर्जी को अचीव किया जा सकता है? रजिस्टर पलटो थोड़ा पीछे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाओ, वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह वहां देख करके देखो, वहां बता रखा है क्या। अमित, रजिस्टर चेक करना है, आस पड़ोस की दीवारें चेक नहीं करनी है। अमित सिंह, पड़ोस में सब लोग ठीक है, उनकी चिंता मत करो, आप अपनी पढ़ाई करो। कुछ याद आया? अगर काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल 50 है। वाह रे वाह, देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E इंटू वी बताया था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको EV के बराबर करोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अगर EV के बराबर करोगे, E से E कट जाएगा, V कितना आ जाएगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 2.3 वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसी की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना लगाया है, 5 वोल्ट लगाया है। भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E इंटू वी, तो V बराबर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय E। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो E से ही कट जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 50 वोल्ट लगा के उसको अचीव किया गया है। E हटा दो बस। कितनी बड़ी बात बोली मैंने, आसान था। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का, ये समझ में आया नहीं आया, एक बार हाथों पर करो, समझ में आ गया क्या? फॉर्मूला लगाओ ना, सिंपल, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर E इंटू वी। अब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2.3। E का मतलब क्या है, इस E का मतलब क्या होता है, ये देखो ना, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को EV के बराबर कहोगे, तो ये E भी तो वही है, तो E से ही कट जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो ये मैंने बताया भी था, छोटा सा एग्जांपल भी लिख के दिखाया था आपको, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 50 वोल्ट उसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से उसको बनाया गया है। डन। अच्छा, अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक सेकंड में आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल 2.13 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है लैम्बडा इलेक्ट्रॉन बराबर √150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। तो वी आ गया अपने पास 2.13, तो √150 अपॉन 2.13, ये आ गया आपके पास एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा। बात खत्म। इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, अपन इस फॉर्मूले से कर सकते थे। इस फॉर्मूले की बस वी चाहिए होता है, वी अपने लॉजिकली समझ लिया कितना होगा, दैट्स इट। नहीं कर रहे हो रिवीजन, फॉर्मूले ढंग से नहीं लिख रहे हो, छोटी छोटी बातों को नोट नहीं कर रहे हो, पॉइंट्स को दिमाग में नहीं रख रहे हो, दिक्कत होगी।
केमिस्ट्री के सवाल 2 या 3 लाइन के होते हैं, बस ज़्यादा बड़े नहीं होते, बट कंसेप्ट उनमें बहुत सारे यूज आ जाते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग थोड़े ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। चलो एक और सवाल करते हैं, लिख लो, फिर अगला सवाल करते हैं। आप इसको लिखो, तब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे ना। अगला सवाल है, He+ आयन के दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए करो। करें सवाल। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम आयन के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अपन को वो चाहिए, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की हीलियम प्लस की दूसरी कक्षा में, क्या कोई बच्चा ये बता सकता है मुझे कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में क्या संबंध होता है? आप फिर से पेज पलटने की कोशिश करते हैं, वहां पे पेज पलटो जहां पे बोर का मॉडल अपन ने पढ़ा था, वहां पे जाओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, जाओ देखो। तब तक अनुराग बाबू बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सुनते हैं। हाँ अनुराग बोलो बालक, मेरे को स्पीकर ऑन करने दो बस 1 मिनट। हाँ बोलो, अब बोलो, बोलो बोलो। हाँ हेलो, आ रही है आवाज, बोलो। सर जो ऊर्जा होती है ना उसका जो धनात्मक भाग होता है, क्या क्या होता है? धनात्मक भाग ऊर्जा का। क्लियर नहीं हुआ, काम करो मैसेज करो। एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखना और एक बार टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखना, दोनों एग्जैक्टली सेम है, पता है आपको। बस एक माइनस आ रहा होगा टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी में एक माइनस साइन आ रहा होगा आगे बस। बाकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वही एग्जैक्टली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। लोकेश, अंगड़ाइयां पूरी हो जाएं तो फटाफट सवाल देख लेंगे अपन। गीता, सोते सोते पढ़ाई कर रहे हो आप? सोते सोते डॉक्टर ऑपरेशन करता है क्या? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, क्लिनिक के अंदर वो सो रहा है, लेटा हुआ है, बोले आ जाओ बैठो, दिखाओगे उसको? मैं ऐसे लेट करके पढ़ाऊं, पढ़ोगे?
अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी वही होती है जो टोटल एनर्जी है, बस उसके आगे मॉड लगा दो, मतलब टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन हटा दो, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन हटा दो, टोटल एनर्जी का जो परिमाण है, वैल्यू है, वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। पक्का? ये सबको समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दें। तो टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद है आपको? तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर माइनस हटा दें तो वो फॉर्मूला एज इट इज किसके लिए काम में आ सकता है? काइनेटिक एनर्जी के लिए भी काम में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी कितना? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बस एक चीज रहेगी बेटा कि आपको, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है पता ना, बस एक चीज रहेगी कि यहां पर आप माइनस साइन का यूज नहीं कर सकते। माइनस साइन यूज करोगे तो वो टोटल एनर्जी बन जाती है। अच्छा बताओ हीलियम प्लस के लिए कैसे करेंगे? हीलियम प्लस है तो हीलियम का जेड कितना होता है? परमाणु क्रमांक 2 होता है। कौन सी कक्षा की ऊर्जा चाहिए? सेकंड की चाहिए। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वोल्टेज कितना हुआ? अब इतने बड़े गधे तो हो नहीं सकते कि तुरंत भूल जाए, है ना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल कितना हुआ? 13.6 वोल्ट। ई हटा दो तो पोटेंशियल कितना हुआ? 13.6 वोल्ट। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा ई कितना होता है? अब वापस से इतने बड़े गधे थोड़ी हो फॉर्मूला भूल जाओगे। 150 अपॉन वी इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 150 अपॉन वोल्टेज कितना आ गया? 13.6 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास लैम्बडा आ गया। यही तो सवाल पूछ रहा था दोस्तों। क्या केमिस्ट्री के सवाल लेंदी हो रहे हैं? नहीं। क्या केमिस्ट्री के सवाल करने में बहुत समय लगता है? नहीं। कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए बस। देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, आराम से आ जाएगा ये सवाल जेई मेन में, आराम से। जेई मेन में आराम से आ जाएगा, आपके नीट में आराम से आ जाएगा। एडवांस के सवाल तो मैंने करा ही दिए थे आपको। एडवांस में क्या सवाल आते हैं वो आपको कल बताया था मैंने। तो एडवांस के सवाल से भी डरना नहीं है। देखा आपने, वो इतना बड़ा सवाल था कल। एडवांस के सवाल से डर बहुत लगता है, इतना बड़ा सवाल था वो। कहानी कितनी थी छोटी सी, कंसेप्ट लगाया, 4 लाइन में आंसर आ गया। और कुछ बच्चों को तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी उस सवाल में, केवल दिमाग चलाना है। तो ये जंग दिमाग की है, शरीर की नहीं है। जितना दिमाग चलेगा उतना अच्छा है। और आईआईटी में वो बच्चे नहीं जाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आईआईटी में वो बच्चे आते हैं जो मेहनती होते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छे से स्टार्ट करे, बहुत शार्प दिमाग का बच्चा है, 98% लेके आ गया 10th क्लास के अंदर, 11 में पढ़ाई शुरू करी उसने, मेहनत नहीं करी, सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी, कितना ही इंटेलिजेंट हो, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। और कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है पर कंसिस्टेंट है, मेहनत कर रहा है, रेगुलर सवाल लगा रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आईआईटी में मेहनती बच्चे पहुंचते हैं। और हम तो मेहनती बच्चे हैं। कितने मेहनती हो तुम लोग, पता है तुम्हें? हिंदी मीडियम का बच्चा मेहनती होता है, ये बात तो मानते हो ना? इतना तो है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हर दिन शाम को 1 घंटा घूमने जाते हैं, मोमोज खाने जाते हैं, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं। हम जाते हैं क्या? हमारे बर्थडे के ऊपर पार्टी होती, ग्रैंड पार्टी नहीं होती ना? तो हम लोग मेहनती हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। हम लोग अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं। मिठाई के रूप में जहाँ पे हम लोग, जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारा सेलिब्रेशन बहुत कॉम्पैक्ट होता है, टाइम वेस्टिंग सेलिब्रेशंस नहीं होते। तो ये एडवांटेज है हमारे पास। ना हमारे को 1 घंटे बाइक लेके कहीं जाना है, ना बाइक लेके आना है। हम तो घर पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया। तो टाइम बचाओ, सवाल करो। अब अगला सवाल करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला सवाल है, लिथियम 2+ के द्वितीय कक्षा के इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा है। लैम्बडा के पदों में
लैम्ब्डा के पदों में C5+ की तीसरी कक्षा की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। ये Z जो था ना, ये Z2 था यहाँ पे, क्योंकि हीलियम है तो 2 यहाँ पे भी 2 था, तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया ऐसे। करो भाई साहब। लकी सवाल करेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा, दीवारें वहीं रहेंगी, दीवारों को देखने से भी कुछ नहीं होगा, पेन चलाना पड़ेगा। गलत सही जो भी है ठीक है। दिव्या, दिया बोलो। हेलो सर। बताइए। सर यहाँ पे आपने बोला है कि ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए ये मतलब फॉर्मूला है, तो आपने हीलियम के लिए लगा दिया, ये समझ हीलियम नहीं आया। बेटा, हीलियम आयन के दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, तो निकाल तो इलेक्ट्रॉन के लिए रहे ना। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दो, अब कैसे करेंगे। किसी का आंसर आया है? केवल आप कनेक्शंस के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, लिंक नहीं कर पा रहे हो, और कुछ नहीं है। थोड़ा लिंक करने की कोशिश करोगे, सवाल ऐसे बनेंगे। थोड़ा लिंक करो, चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करो बस। आ जाओ इधर, देखते हैं। यार ऐसे देखो कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/mv, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए भाई दोनों में बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो m कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट हो गया, तो लैम्ब्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया? वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। क्या हम लिथियम 2+ के लिए बोर का कंसेप्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्या हम कार्बन 5+ के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, उसके लिए भी क्या लग सकता है? बोर का नियम लग सकता है, कोई दिक्कत, सारे फॉर्म में लग सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या आपको, या कोई भूल चुके हो? बिल्कुल ही वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? याद है? क्या करूं मैं तुम लोगों का, बताओ। मत करो याद, नहीं होंगे सवाल, बैठ रहना ऐसे हमेशा। तो v बराबर 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, तो यहां से v किसके समानुपाती आ रहा है? Z/n के समानुपाती आ रहा है। अब बेटा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लैम्ब्डा वृत्त समानुपाती है v के, और v समानुपाती है Z/n के, n ऊपर चला जाएगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्ब्डा को कनेक्ट करें तो लैम्ब्डा समानुपाती आ रहा है n/z के। तो अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है लैम्ब्डा C5+ के लिए कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में, थर्ड ऑर्बिट, डिवाइड बाय लैम्ब्डा लिथियम 2+, कौन सा वाला? द्वितीय कक्षा, सेकंड ऑर्बिट। अच्छा, बराबर
n अपॉन जेड, तो n आएगा C5+ के लिए, सामने है ना बिल्कुल, तो लैम्बडा जहां लैम्बडा n और z नीचे आएगा, तो C5+ के सामने C5+ आएगा, नीचे आएगा लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा के सामने n है, मतलब C5+ के सामने उसका n आएगा और Li2+ के सामने उसका n आएगा, ऐसे। लैम्बडा और z वृत्तकमानुपाती हैं, तो C5+ के सामने जो लैम्बडा आएगा वो Li2+ का आएगा, सॉरी z, जो z आएगा वो Li2+ का आएगा, और Li2+ के सामने जो z आएगा वो C5+ का आएगा, ऐसे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां से कि λ2 अपॉन λ1 करोगे तो n2 अपॉन n1 आएगा, क्योंकि n के समानुपाती है, पर z1 अपॉन z2 आएगा, क्योंकि 2 के नीचे 2 आएगा, 1 के नीचे 1 आएगा, ऐसे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसे गेम खेलना आना चाहिए हमें कि हम कैसे लिख पा रहे हैं। क्या एक्सप्रेशन लिखने में समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ठीक है, अब सब कुछ तो दे रखा है दोस्त। कार्बन के लिए n की वैल्यू कितनी है? थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 3। लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। कार्बन का कितना होता है? 6। तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? क्या ये बहुत डिफिकल्ट चीज हो गई हमारे लिए? आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। लिथियम के लिए, कार्बन के लिए, है ना। तो ये आ गया 3/4। अच्छा, लैम्बडा C5+ तो निकालना है, इसको तो लैम्बडा बता रखा है ना सवाल ने कि Li2+ के द्वितीय कक्षा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्लॉक की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है, तो यहां तो नीचे लैम्बडा आ गया, तो लैम्बडा C5+ थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना आया? 3/4 लैम्बडा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग थोड़ा सा वर्कआउट करो यार इस चीज पे, मतलब जिसको इन सवालों में दिक्कत हो रही है ना, ऐसे वर्कआउट करो कि ए अगर समानुपाती है B अपॉन C के, तो हमें लिखना आना चाहिए। जब हम A2 अपॉन A1 लिखेंगे, तो कि A के सामने B है तो 2 के सामने 2 का B आएगा, A के सामने 1 के सामने 1 का B आएगा, पर जो C है वो अपोजिट है, मतलब इनवर्सली है, तो 1 के सामने 2 के सामने 1 का C आएगा और 1 के सामने 2 का C आएगा, ऐसे। जिसको ये समझ में आ जाता है उसको ये सवाल आ जाएगा। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, ऐसे सवाल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हाँ संजना। सर नमस्ते। नमस्ते, बताओ। सर मतलब आपने जो क्वेश्चन कराया है, मेरा आंसर पहले आ गया था, मतलब मेरा जो मेथड है सर वो लॉन्ग हो जाता है पर आंसर आ जाता है। अच्छी बात है, मतलब ऐसा होगा, स्टार्टिंग में ऐसा होगा, पर जैसे मैं करवा रहा हूं ना तो मुझसे सीखो कि कैसे सर शॉर्ट कर रहे हैं, है ना। प्रोपोर्शनलिटी से जल्दी होता है, अदरवाइज तो मैं इसको लंबा भी करने बैठ सकता हूं। मैं ये 2.18 इंटू 10 की जगह को घसीटने बैठ जाऊं तो ये साथ साथ चलता रहेगा लास्ट तक। तो प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट लगा के इस तरह से कंसेप्ट बना करके हम सवाल को जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सर वही आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया है ना, तो मैंने वो वाला कंसेप्ट लगा के करा था, तो उससे भी आ गया। आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, पर लॉन्ग हो जाएगा। मेरा काम है आसान मेथड सिखाना, मेरा काम है कि अप्रोच डेवलप करना आपके अंदर, वो कैसे भी डेवलप हो, ये Yes, sir. चीज़ है, ठीक है। वैसे सर क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, मेरा एडवांस के भी फिजिक्स में बनने लगे। हाँ अच्छी बात है, धीरे धीरे सब होगा, डोंट वरी, टाइम लगेगा, सब हो जाएगा, बस लगे रहो, रुकना नहीं है। मैंने कहा ना, जब जैसे जैसे बर्डन बढ़ेगा, म्यूट कर लीजिए, जैसे जैसे बर्डन बढ़ेगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ेगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे जो ट्रेन है ना, ये एक ऐसी ट्रेन है जिस ट्रेन के अंदर मतलब पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है कहीं भी, तो और आप खड़े हो, आपको सीट नहीं मिली है, तो आप खड़े हुए हो। अब आपने जितना स्ट्रांगली खुद को स्टैब्लिश कर रखा है ना, उतना सही है, और विंडोज़ खुले हुए हैं, तो ट्रेन चल पड़ी है, फुल स्पीड में चलेगी धीरे धीरे। जितने खुद को जमा रखा है अच्छे से, वो टिका रहेगा, और जो जमा हुआ नहीं है, जिसका पाँव हल्का फुल्का हिला, वो ट्रेन से बाहर गिर जाएगा। तो 25 लाख की भीड़, 15 लाख की भीड़ एग्जाम के लिए फॉर्म भरती है, और बचते लास्ट में उसमें कुछ हजार ही हैं जो टिके रहते हैं। अगर तुम उन हजारों में आ गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
जब एडवांस के लिए मैं PYQs करवा रहा हूँगा ना, तो उस समय क्लास के अंदर जो बच्चे हैं ना, ये जितने बैठे हैं यहाँ से, इसके 5% बचेंगे अगर तुम मेहनती नहीं हुए तो। मैं विश करता हूँ कि तुम सब मेहनती रहो, सब बच्चों, पर हकीकत यही है कि 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो लास्ट तक मेहनत कर पाते हैं। आशा बैच के बच्चे बताऊँ क्या करेंगे, जैसे बोर्ड का थोड़ा सा प्रेशर आएगा, स्कूल का प्रेशर आएगा, सितंबर अक्टूबर आएगा, धीरे धीरे जेई के लिए ढीले पड़ जाएंगे। हालांकि बोर्ड में कुछ उखाड़ेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा ढीला पड़ रहा है वो हर चीज़ में ढीला है, फिर वो बोर्ड में भी ढीला पड़ेगा, वहाँ भी कुछ बेटर नहीं करेगा। अच्छा तो वही करेगा जो अभी पढ़ रहा है, बीच में पढ़ेगा, लास्ट तक पढ़ेगा, बोर्ड हो चाहे जेई हो, अच्छा वही करके आएगा। मीडियोकर माइंडसेट आ जाता है बच्चे के अंदर। आप भरी पड़ी है दुनिया, मीडियोकर से भरी पड़ी है। मीडियोकर समझते हो, ये बीच में रहने वाले लोग। एक होता है सुपीरियर माइंडसेट, एक होता है मीडियोकर माइंडसेट। सब मीडियोकर है यहाँ पे, हर कोई मीडियोकर। मतलब आप बाहर निकलोगे ना तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, सब मीडियोकर्स हैं। तो मीडियोकर माइंडसेट से ऊपर आना है अपन को, सुपीरियर माइंडसेट लाना है। सुपीरियर माइंडसेट क्या होता है, काम है, कंटेंट है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, दैट्स इट। जो ये है, मैंने चुना है इसको, मुझे करना है, ये होता है सुपीरियर माइंडसेट। और सुपीरियर माइंडसेट से चलने वाला बच्चा ही सेलेक्ट होता है, सुपीरियर माइंडसेट वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। तो मीडियोकरिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है इस दुनिया में, सब लोग मीडियोकर ही हैं, आपको वो नहीं बनना है ना। और फिर बोल रहा हूँ, लक्ष्य को हासिल करना, लक्ष्य तक पहुँचना, ये सफ़र पे डिपेंड करता है। आपका सफ़र जारी रहना चाहिए, आपकी पढ़ाई इक्वेनिमस रहनी चाहिए, आपको रोज़ पढ़ना है, बस 1 स्टेप एट अ टाइम। आज जो पढ़ रहे हैं बस आज बात कर रहे हैं, कल जो पढ़ेंगे कल की बात कल करेंगे। ऐसे धीरे धीरे सिलेबस भी फिनिश होता जाएगा, कंसेप्ट्स भी होते जाएंगे, सवाल भी होते जाएंगे। कुछ भी छूट रहा है कोई बात नहीं, संडे आ रहा है, अपॉर्चुनिटी है, बैठेंगे, पढ़ेंगे, टाइम देंगे, मेहनत करेंगे। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको सब कुछ कवर करना है, ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसके अंदर आपको जितना कवर करना है बेस्ट कवर करना है। सिलेक्शन हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। सिलेक्शन बहुत आसान है, जो कंपटीशन है ना वो रैंक के लिए है, सिलेक्शन बहुत आसान है। जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करेगा, रेगुलरली सवाल करेगा, रेगुलरली टीचर को फॉलो करेगा, क्लासेस अटेंड करेगा, ईमानदारी से प्रैक्टिस करेगा घर पे, आराम से सेलेक्ट होगा, आराम से वो कट ऑफ को क्रॉस करेगा। रैंक के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। डिसिप्लिन जितना ज़्यादा, सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा, रैंक के चांस भी उतने ही बेहतर। बाकी मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आपको फेक मोटिवेशन दूंगा कभी आकर के, या फेक बातें बताऊंगा। मई से पढ़ाई कैसे करें, 4 महीने में जेई कैसे क्रैक करें, 2 महीने में जेई कैसे क्रैक करें, ये देखो बच्चे, इस बच्चे ने 2 महीने में कर लिया, तुम भी कर सकते हो, फालतू बकवास है। ये हार्डवर्क का गेम है, लंबा समय लेता है, टाइम लगना है तो लगना है। मुश्किल से 6 घंटे सोइए, 6 घंटे ज़्यादा आपको नहीं सोना है ना। 6 घंटे की नींद बहुत है। आप टाइम फिक्स कीजिए, 10 बजे सो रहे हैं सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे सो रहे हैं सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने 7 घंटे के हिसाब से बता दिया आपको। बाकी अगर आप 10 बजे सो के 4 बजे उठ रहे हैं तो भी ठीक है, इट्स फाइन। मैक्सिमम 7 घंटे हैं, जब आप बीमार हो तो 7 घंटे हैं, बीमार नहीं हो तो 6 घंटे बहुत हैं। बाकी बचे हुए टाइम को अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करो, क्योंकि आसान है नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ेगा मेहनत करके, अदरवाइज़ तो बिगड़ेगा तो कुछ नहीं। 4-5 हज़ार का कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते में मिल गया, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तो लगे नहीं है, सस्ते में कोर्स मिल गया, कोई बात नहीं। पेरेंट्स को बोल देंगे 4,000 रुपये तो खर्च किए थे आपने, उसमें इतना ही मिलता है। उनको थोड़ी पता है यहाँ कैसे पढ़ाया जा रहा है, उनको तो बोल देंगे हम 1 साल बाद में, देखो 4,000 रुपये का तो सिलेबस कोर्स दिलाया था आपने, पापा देखो कोटा के अंदर ना 3-3 लाख रुपये में बच्चे पढ़ते हैं, 4,000 रुपये में क्या ही पढ़ा देंगे, तो देख लो कुछ नहीं पढ़ा रहे, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, पढ़ाया नहीं उन्होंने अच्छे से। माँ बाप भी मान जाएंगे, हाँ यार बात तो सही है। अगर कोई कोर्स 4 लाख रुपए का है, 3 लाख का है, ये मास्टर अगर 3-4 हज़ार में पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा होगा। सर देखो यहाँ से, फिर पेरेंट्स हो, अगर समझदार पेरेंट्स होंगे तो बोलेंगे यार यहाँ से तो रैंक भी आ रही है, यहाँ से सिलेक्शन भी हो रहा है, दूसरे बच्चे भी तो कर रहे हैं। नहीं पापा वो कहीं ऑफलाइन पढ़ते होंगे, यहाँ से ऑनलाइन देख लेते होंगे। तो बेवकूफ़ पहले हम खुद को बनाते हैं, फिर हमारे आसपास वालों को बनाते हैं। पर एट द एंड क्या हुआ, सिलेक्शन तो आप ही का नहीं हुआ ना, रिजल्ट तो आपका ही नहीं बना, गर्व तो आपके पेरेंट्स को आप नहीं करवा पाए।
मेहनत करो, अगर सिलेक्शन नहीं होता है मेहनत करने के बाद भी तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा कि हाँ यार मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी और मेरे मार्क्स 99 परसेंटाइल आने चाहिए थे, 95 परसेंटाइल आई, पर एनआईटी तो मिलेगी, आईआईटी नहीं मिलेगी, एटलीस्ट एनआईटी तो मिलेगी। और वो फुद्दू जिसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ वो किसी सड़े हुए कॉलेज से बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, बीटेक करेगा, 4 साल बाद देखना वो उसी जगह मिलेगा तुम्हारे को। और तुम लोग एनआईटी से करोगे कहीं तो आगे जाओगे। तो पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। चलिए फिजिक्स के लिए लेट हो रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।